लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे गैल्वेनिक सेल के बारे में, और गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ लिए थे। गैल्वेनिक सेल होता क्या है काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ गए थे, क्लियर है ना। और आज गैल्वेनिक सेल को आगे बढ़ाएंगे। हमको लगता है कि सॉल्ट ब्रिज तक का सारा फंक्शन वगैरह सब हम लिखवा समझा दिए थे खूब बढ़िया से, ठीक है। तो आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये कौन सा मार्कर हाथ में आ गया, आज जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम लोग थ्योरेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम लोग को ये सीखना है, ठीक है। तो देखो गैल्वेनिक सेल को हम लोग थ्योरेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जो लास्ट क्लास ड्रॉ किए थे, उस लास्ट क्लास वाले ड्राइंग में क्या था हमारे पास, जो इसका डायग्राम था वो कुछ ऐसा था। थोड़ा स्लाइडर को सटा दो बाबू, आवाज आ रहा उधर से। और ये हमारे पास ये सारा कुछ था हमारे पास। ये जेड एन हाफ सेल था और ये सी यू हाफ सेल था। एक कंस्ट्रक्शन इसमें छूट रहा, वो है सॉल्ट ब्रिज, वो भी लगा दें हम लोग। तो ये हमारे पास एक सॉल्ट ब्रिज था। इतना कुछ हम लोग लास्ट क्लास लिए थे और इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग डील किए थे, समझ गए थे। अब देखो इसको थ्योरेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। अब न्यूमेरिकल कैसा आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा आज के क्लास में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड आज का जो क्लास होगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज के क्लास का बेसिक क्लियर रहेगा तो पूरे चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा न्यूमेरिकल बनाने में, और अगर ये बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपको फिर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते ही रहेगा, ठीक है। पढ़ना ही पड़ेगा दोबारा अगर छोड़ते भी है तो देखो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, जो टॉपिक हम लोग दिए हैं कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा तरीका होता है। इस वाले केस में कौन सा रिएक्शन हो रहा था, तो इस केस में सर जो Zn था ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था। इस वाले सेल में जो रिएक्शन हो रहा था उसमें Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और क्या बना रहा था, Cu बना रहा था, क्लियर है। इसमें रिडक्शन रिएक्शन हो रहा था और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था। अब सबसे पहले सर मन में एक क्वेश्चन आता है, आप Zn हाफ सेल इधर बनाए, Cu हाफ सेल इधर बनाए, क्या गलती से हम Cu हाफ सेल को LHS साइड और Zn हाफ सेल को इधर राइट हैंड साइड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हाँ, गलती से भी ये गलती नहीं करेंगे। मतलब IUPAC की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये बोला गया है कि एनोड हाफ सेल को, एनोड हाफ सेल मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड ही बोलते हैं। तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल के साथ साथ एनोड हाफ सेल भी कहा जाता है, एनोड हाफ सेल भी कहा जाता है, और इसको रिडक्शन हाफ सेल के साथ साथ कैथोड हाफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के पास रिडक्शन होता है, ठीक है। तो IUPAC की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये बताया गया है कि हमेशा एनोड हाफ सेल को हमको किधर लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, और कैथोड हाफ सेल को हमेशा हमको किधर लिखना है, राइट साइड में लिखना है। समझ गए बात को। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कॉपर का रॉड डाल के और रिडक्शन यहाँ करवा दें, ऑक्सीडेशन यहाँ करवा दें। बोलो सर होगा तो वही पोटेंशियल उतना ही आएगा, ठीक है आएगा, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो IUPAC की तरफ से हमको फिक्स बोला गया है कि हमेशा हमको एनोड को किधर लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, और कैथोड को किधर लिखना है, राइट में लिखना है, ऑलवेज। ये फिक्स है। समझ गए बात को। सिर्फ डायग्रामेटिकली ही नहीं, थ्योरेटिकली भी। अब सर थ्योरेटिकली कैसे लिखा जाएगा इसको, वो सीखो। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल जो सेल का रहेगा, जो सेल का पोटेंशियल दिया जाएगा,
और जो सेल दिया जाएगा वो बदल बदल के दिया जाएगा। पहली बार जो डेनियल था वो जिंक और कॉपर को लेकर के रिएक्शन किया था, तो हम लोग ZnCu का सेल बना करके और उसको समझ लेते हैं। लेकिन आपको इस चैप्टर में सिर्फ Zn और Cu का ही सेल नहीं मिलेगा, आपको इस चैप्टर में बहुत सारा सेल मिलेगा। ठीक है, ZnAg मिलेगा, CuAg मिलेगा, मर्क्यूरी ले लेंगे, मतलब अलग अलग तरह के जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं ना, हम उन सारे मेटल्स को रख रख के और सेल बनाते रहेंगे, पेयर बनाते रहेंगे। ठीक है, तो इन सारे झमेलों से बचने के लिए IUPAC फिक्स बोल दिया कि आपको एनोड को किधर लिखना है, लेफ्ट में, और कैथोड को किधर लिखना है, राइट में। तो पहला तो एनोड और कैथोड पहचानने का ये तरीका कि लेफ्ट वाला हमेशा क्या होगा, एनोड होगा, और राइट वाला हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। अब इसको लिखने का ये तरीका होगा, Zn हाफ सेल जो है उसको ऐसे लिखा जाएगा, Zn, ठीक है, और ये बीच में क्या एरो है, आपको एरो नहीं देना है, एरो के बदले आपको ऐसे एक लंबा सा डंटा दे देना है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे जगहों पे सिंपल ऑब्लिक दे देते हैं। ठीक है, तो या तो ये सेमीकोलन या फिर ऑब्लिक दे देना है। क्लियर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, Zn2+, Zn से क्या बन रहा है, Zn2+, तो यहाँ पर आपको लिख देना है Zn2+। ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, मतलब या तो तुम सेमीकोलन दो या फिर ऑब्लिक दो, एक ही बात है। ठीक है, तो Zn से बन गया Zn2+। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तुमको यहाँ नहीं दिखाना है, ध्यान रखना है। वैसे भी जब Zn से Zn2+ बना तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तभी बना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को IUPAC यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता है, आपको देख के समझना है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। चलेगा, तो देखो ये Zn से Zn2+ बन रहा, मतलब क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, Cu2+ है, तो सबसे पहले हम लेंगे Cu2+, फिर हम देंगे एक सेमीकोलन, और ये Cu2+, इसको तो इग्नोर करना है, तो Cu2+ से क्या बन रहा, Cu बन रहा, हम यहाँ पर लिख देंगे Cu। या फिर अगर मन हो तुमको स्लैश देकर लिखने का, ऑब्लिक देकर लिखने का, तो तुम ऐसे लिख दो, एक ही बात है। समझ गए बात को, जो इसका मीनिंग होगा वही इसका मीनिंग होगा। मतलब यहाँ भी Zn से Zn2+ बन रहा, यहाँ भी Zn से Zn2+ बन रहा, यहाँ भी Cu2+ से Cu बन रहा, यहाँ भी Cu2+ से Cu बन रहा। बस ऐसा समझ लो कि उस एरो को सेमीकोलन में कन्वर्ट कर दिया गया शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। समझ गया बात को ना, उसको शॉर्ट में हमको लिखना है पूरा रिएक्शन को, तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया तुम्हारा एनोड हाफ सेल, और ये वाला पूरा पार्ट हो गया तुम्हारा कैथोड हाफ सेल। लेकिन ये अभी हाफ हाफ है, मतलब सर अलग अलग है। क्लियर है, हमको तो पूरा सेल को एक साथ बनाना है, तो जैसे हम पूरा सेल को एक साथ बनाए हैं वैसे हम इसको कैसे एक साथ लिखेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तुम लिख दो एनोड हाफ सेल को, Zn से Zn2+ बन रहा, ये एनोड हाफ सेल है। ठीक है, उसी के साथ एक स्पेस दे दो और लिख दो Cu हाफ सेल को, तो Cu2+ से Cu बन रहा, ये हो गया Cu हाफ सेल। चलेगा, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक डबल सेमीकोलन दे देना है, इन दोनों के बीच में एक डबल सेमीकोलन दे देना है। और ये जो डबल सेमीकोलन होगा ना, ये डबल सेमीकोलन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डबल सेमीकोलन। और ये जो डबल सेमीकोलन होगा ना, ये डबल सेमीकोलन रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये डबल सेमीकोलन रिप्रेजेंट करेगा सॉल्ट ब्रिज को। क्लियर है, हाँ, ये डबल सेमीकोलन रिप्रेजेंट करेगा सॉल्ट ब्रिज को। मतलब ये कि ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया इसमें एनोड हाफ सेल। अच्छे से सीखते चलना, बहुत सिंपल है, क्लियर हो रहा होगा। ये एनोड हाफ सेल हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा कैथोड हाफ सेल। समझ गए, और ये बीच में जो डबल सेमीकोलन दिया हुआ है, ये क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। क्लियर है, और यही पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब तुमको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में आपको ये सेल दे देगा और नीचे में पोटेंशियल लिख देगा। ठीक है, तो सपोज कि अगर ऐसा कुछ दे दिया और लिख दिया, इसके नीचे में पोटेंशियल लिख दिया 0.34 वोल्ट, इसके नीचे में पोटेंशियल लिख दिया 0.76 वोल्ट, और इसके नीचे में लिख दिया 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो अब कम से कम आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे सर,
क्योंकि सर फिक्स है कि इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ये क्या होगा, एनोड है, तो ये ऑक्सीडेशन ही होगा, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। और ये वाला सर कैथोड है तो रिडक्शन ही होगा, तो सर ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। समझ गए? हालांकि इतना इजी नहीं है, अभी थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा और टर्न होगा, बट हम एकदम जीरो से तुमको लेके चलना चाहते हैं ताकि खूब बढ़िया से आज आराम से इसको समझ ले हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया एनोड हाफ सेल, ये हो गया कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल दैट मीन्स की ऑक्सीडेशन, कैथोड हाफ सेल दैट मीन्स की रिडक्शन। क्लियर है? और देखो दिमाग में कंसेप्ट को भी रख के चले, याद करने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे। कंसेप्ट कैसे रख के चले, जो दिख रहा है वही तो हो रहा है, वही तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या दिख रहा सर? सर दिख तो रहा कि Zn से Zn2+ हो रहा है, तो Zn से Zn2+ हो रहा तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा तो ऑक्सीडेशन हो रहा, सिंपल सी बात है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ऑक्सीडेशन जहां होता है उसको एनोड बोलते हैं हम लोग। समझ गए ना बात को? यहाँ साफ सब तो दिख रहा है कि Cu2+ से Cu बन रहा, तो कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ना बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा मतलब क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। और जहाँ रिडक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो हम इसको एनोड पोटेंशियल बोलें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलें, बात बराबर है। हम इसको कैथोड पोटेंशियल बोलें या रिडक्शन पोटेंशियल बोलें, बात बराबर है। समझ गए बात को ना? क्लियर है? अब देखो, अब तुमको जब क्वेश्चन देगा, ये तो पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे तो पता चलता है कि हम लोग को पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन एक साथ नहीं मिलता है, ठीक है। आधे आधे सेल का रिप्रेजेंटेशन देता है। मतलब आपको ऐसे दे दिया, कैसे दे दिया सर? आपको दे दिया E, एक्चुअल में E नहीं रहेगा, E नोट रहेगा। अब ये E नोट क्या होता है हम बताएंगे अभी। E को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मतलब वही सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ठीक है। नोट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो नोट का दो मीनिंग होता है केमिस्ट्री में, हम पहले ही बताए हैं। एक तो नोट हम लोग लेके चलते हैं जब किसी चीज़ को प्योर मानते हैं, पढ़े थे हम लोग, PS नॉट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और एक तो नोट लेकर चलते हैं जब STP पर होता है, ठीक है, जब कंडीशन STP का होता है। ये STP को रिप्रेजेंट कर रहा। इसका मीनिंग बस 2 मिनट में हम बता रहे हैं, पहले जरा देख लो, जो मेन जो समझाना चाहते हैं इससे रिलेटेड वो समझो। अब सपोज कि आपको ऐसे दिया हुआ है E नॉट Zn2+ इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ठीक है। सपोज कि आपको दिया हुआ है E नॉट Cu2+ इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट, ठीक है। अब तुमसे वो सब क्लियर होगा, थोड़ा वेट करो। अब तुमसे सिर्फ फिलहाल जो हम पूछ रहे हैं बस वो बताना, जो तुमको समझ में नहीं आ रहा ना वो सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हम पूछ रहे हैं बस हमको इतना बताना, ये जो तुमको पोटेंशियल दिया हुआ है ये कैसा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ये कैसा पोटेंशियल है? रिडक्शन है। कहाँ से रिडक्शन है? इसमें भी तो हमको ऑक्सीडेशन होते ही नजर आ रहा, तो रिडक्शन कहाँ से हो गया? देखो ध्यान दो उसके ऊपर, क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, तुमको पहचानना होगा देख कर कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा या फिर रिडक्शन हो रहा। क्या? हाँ हाँ, सब निगेटिव में जाएगा, जाएगा निगेटिव में। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन को। वो थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा, हम बोले ना। फिलहाल हमको बस तुम ये रिप्रेजेंटेशन पहचानने आ रहा है कि नहीं, बस ये देखो, समझे ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सर? देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा कि नहीं, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है। ये रिडक्शन कब होता? ठीक है, अब तुमको प्रॉब्लम है और आप जीरो माइनस वगैरह से छोड़ो, हटाओ, रहने दो प्लस ही। ये ऑक्सीडेशन कब होता? अगर ये रिडक्शन कब होता? अगर ऐसे लिखा रहता Cu2+ C। तो एक्चुअल में ये जो सेमी कोलोन से हम लोग इसको सेमी कोलोन से सेपरेट कर रहे हैं, ये हमको बता रहा है कि क्या से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। देखो इस पूरे सेल में LHS और RHS हमको ये बता रहा कि ये वाला ऑक्सीडेशन है और ये वाला रिडक्शन है। लेकिन हाफ सेल में, अगर हाफ सेल में भी हम LHS और RHS मान ले सेमी कोलोन के इधर साइड, ठीक है, तो वहां से हमको देख के ये पहचानना है, बता नहीं रहा, पहचानना है कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वो उसको उल्टा भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। समझ गए बात को? अगर ऐसे दिया हुआ है मतलब देख के नजर आ रहा, हाँ सर Cu से Cu2+ बन रहा, सर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। दिमाग में गांठ बांध लेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना? सर यहाँ Cu2+ से Cu बन रहा, सर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा,
एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सिंपल सी बात है, समझ गए बात को ना। तो कहीं भी अगर इस सेमी कोलोन के आइदर साइड, सेमी कोलोन को तुम एरो मान के चलो, ठीक है, उसको तुम रिएक्शन का एरो कंसीडर करके चलो, तो Cu से Cu2 प्लस चल रहा, मतलब इसका भी क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। Zn से Zn2 प्लस जा रहा, मतलब इसका भी क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। और ये देखो Cu2 प्लस से Cu बन रहा, मतलब यहां पर क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। ये पहचानने आया कि नहीं, क्लियर है पूरा। तो दो चीज बहुत अच्छे से पहचानने आ जाना चाहिए अभी, क्योंकि इसको हम मिटा के फिर आगे बढ़ेंगे। पहला, अगर पूरा सेल दिया हुआ है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा या एनोड हाफ सेल होगा, जो राइट हैंड साइड में होगा वो रिडक्शन हाफ सेल होगा या कैथोड हाफ सेल होगा। एक ही बात है, समझ गए बात को ना। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, और बीच में ये डबल सेमीकोलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा। उसका न्यूमेरिकली कोई यूज नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकली कोई यूज नहीं है, ठीक है, बस वो रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ है। न्यूमेरिकली हमको यूज किसका है, इस वाले चीज का, ठीक है। हाँ, अब पूरा सेल दे दिया और अलग से आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब अलग से इसका वैल्यू जो दिया हुआ है, अब फिर से उसको देख के पहचानना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है या फिर वो रिडक्शन दिया हुआ है। सर एक बात बताइए, एक मिनट पूछ लेना, थोड़ा 1 मिनट सुन लो। सर एक बात बताइए, अगर यहाँ पूरा सेल दे ही दिया तो फिर तो फिक्स है ना सर कि इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन देगा? ऐसा फिक्स नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि दोनों का ऑक्सीडेशन ही दे देता है, दोनों का रिडक्शन ही दे देता है, या जिसका ऑक्सीडेशन देना चाहिए था उसका रिडक्शन दे देता है, जिसका रिडक्शन देना चाहिए था उसका ऑक्सीडेशन दे देता है। तो सर अब हम उस केस में क्या करेंगे, बस थोड़ा सा इसको नोट करते हैं, उसके बाद वही समझाते हैं। अब क्या बोलना था, बोलो। क्या? अच्छा, ये वैल्यू देखकर ना, ये वैल्यू देखकर यहाँ नहीं बता सकते हैं। ये वैल्यू देख कर के, ये एक केस आता है जब हमको किसी सेम या मान लो अलग अलग ही हमारे पास मॉलिक्यूल है, अलग अलग ही हमारे पास आयन है, तो हम वैल्यू देख करके बताने का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे मन में आया कि सर हमको मान लिया ये दोनों सेम दे दिया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, फिर हमको पता नहीं है, ये हमको नहीं पता, और हमको इसमें से फाइंड करना है कि हम किसको अपना मन से ऑक्सीडेशन बनाएं और किसको रिडक्शन बनाएं, ठीक है। तब हम वहाँ वैल्यू देख के बताएंगे कि कौन ऑक्सीडेशन होगा कौन रिडक्शन होगा, बनेगा। वेट करो, नोट करो, इसको हम समझाते हैं अभी। इसमें हमको कुछ लिखवाना पड़ेगा, हम लिखवाएंगे तो यही लिखवाएंगे कि एनोड हाफ सेल इज रिटन लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटिंग बाय सेमीकोलन। अब क्या लिखोगे बताओ, अच्छा लगेगा, लिखो, नोट करो। हाँ, तो मिटाते हैं इसको हम। एक काम करो, एक हेडिंग दे दो अब, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरह का होता है। कौन कौन सा? कैथोड और एनोड। और क्या? कैथोड और एनोड को ही इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एनोड वाले को लिखते हैं लेफ्ट साइड और कैथोड वाले को लिखते हैं राइट साइड। एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। लिखो जरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन वगैरह, कुछ 2-4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दें। लिखो, whenever electrode is placed in aqueous solution of
electrode is placed in aqueous solution of its electrolyte, aqueous solution of its electrolyte, comma, it become oxidizes or reduces either weight increases either weight increases or decreases or unchanged अरे सर ये क्या लिखवा दिया आप? वेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेस तक तो ठीक था, अनचेंज्ड अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन होता है तो इसका वेट कम होते चला जाता है, ठीक है। अगर रिडक्शन होगा तो इसका वेट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ये आयन के फॉर्म में आ जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। रिडक्शन में इसमें का जो आयन होता है एक्वस सॉल्यूशन का वो इसके ऊपर चला जाता है, पढ़े ना हम लोग। तो ऑक्सीडेशन के केस में वेट डिक्रीज करेगा, रिडक्शन के केस में जो वेट होगा वो इंक्रीज करेगा। और आप लिखवा दिया अनचेंज। तो देखो मेटल हमारे पास 3 तरह का होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड है ना ये 3 तरह का होता है। मेटल को 3 कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोड में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक हो गया जिसका ऑक्सीडेशन होगा, एक हो गया जिसका रिडक्शन होगा, और एक ऐसा भी है जिसका ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोड 3 कैटेगरी में चले गए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एक अनचेंज, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड का 2 पार्ट बनाया गया। कौन कौन सा पार्ट? एक बनाया गया एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो एक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर उसका रिडक्शन हो सकता है। और एक पार्ट हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनएक्टिव नहीं, इनर्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उसी का नहीं होगा जो केमिकल में जाने के बाद उस केमिकल के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। समझ रहे बात को ना? हम अगर इस रॉड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं और रॉड को एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है या फिर इसका रिडक्शन हो जाता है, मतलब ये उस एक्वस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन किया और हम रॉड को डालें और ना इसका वेट बढ़ा ना इसका वेट घटा, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, मतलब क्या? ये केमिकली इनर्ट है, केमिकल के साथ में ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। सर वैसा कौन सा मेटल है? बेसिकली वैसे मेटल्स का क्वांटिटी बहुत कम है हमारे पास। अगर एकदम इनर्ट बोला जाए तो वो है प्लैटिनम, ठीक है। गोल्ड भी कुछ एक्वस सॉल्यूशन में इनर्ट कैरेक्टर शो करता है, बट प्लैटिनम इज केमिकली इनर्ट। प्लैटिनम जो है वो केमिकल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो प्लैटिनम जो है वो इनएक्टिव रॉड के कैटेगरी में आ गया और बाकी के जो मेटल्स हैं वो किस में आ गए? एक्टिव इलेक्ट्रोड के कैटेगरी में आ गए। समझ गए? क्लियर है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट जरा। लिखो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अनचेंज में इलेक्ट्रना नहीं होगा, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज करेंगे। सही बोल रहा। जो इलेक्ट्रोड ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ तो गैल्वेनिक सेल में तो उसका कोई काम ही नहीं है। समझ रहे हो बात को ना? वो इलेक्ट्रॉन को कैरी तो करेगा नहीं, ना इलेक्ट्रॉन को आने देगा ना अपने पास से लॉस करेगा, तभी ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। तो फिर उसको हम कहाँ यूज करेंगे सर? फिर तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो उसमें फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो केमिकली इनर्ट है। बट अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें फ्लो होगा, ठीक है। और उसके लिए सेल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना होगा? केमिकल एनर्जी में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जहाँ केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है वहाँ इनएक्टिव रॉड का कोई यूज नहीं है, बट जहाँ इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करना है वहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं।
क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें फ्लो करेगा। क्लियर है ना? लिखो। हाँ, क्या लिखवा रहे थे? बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, we have two types of electrodes. Two types of electrodes, हाँ, that is active electrode और inert and inert electrode. Electrode, yes, electrode, DE, electron नहीं, active electrode and inert electrode. तो भाई एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड वो हो जाएगा अंडरगोज, हाँ तो क्लियर है ना? तो दो तरह का हमारे पास रोड हो गया, शायद रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गया था। तो दो तरह का हमारे पास रोड हो गया, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड उसको बोलेंगे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्या करेगा, और इनएक्टिव नहीं, इनर्ट इलेक्ट्रोड उसको कहेंगे जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिंपल सा यहाँ लिखे हम कि इट रिमेन्स केमिकली अनरिएक्टिव व्हेन प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट नीदर ऑक्सीडाइजेस नॉर रिड्यूसेस। और इस कैटेगरी में हमारा कौन आता है? प्लैटिनम। समझ गया बात को ना? हाँ, यहाँ पर आप किसी को भी लिख दीजिएगा चलेगा, आप जिंक लिख देना, कॉपर लिख देना, सिल्वर लिख देना, आयरन, एल्यूमिनियम, जो लिखना होगा लिख देना, ठीक है, बट यहाँ पर प्लैटिनम है। तो ये इतना क्लियर है। अब देखो, अब इन इलेक्ट्रोड्स का हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो शायद हम हेडिंग दिलवाए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही दिलवाए थे ना? अब जरा डेफिनेशन लिखो, ये लिख लिए हो? हाँ तो लिखो जरा, आप डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का थोड़ा अच्छे से लिखवा दे डेफिनेशन। लिखो, व्हेन मेटलिक रॉड is placed in when metallic rod is placed in when metallic rod is placed in its aqueous solution, a potential difference is established. A potential difference is established between metal and its electrolyte. Between metal and its electrolyte. Full stop. It is known as electrode potential. क्या लिखें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फुल स्टॉप। इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is measured at standard condition, that is at STP, then it is called standard electrode potential. Next point,
if metal undergoes oxidation, if metal undergoes oxidation, then it is called standard oxidation potential. Then it is called standard oxidation potential. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिख लेना SOP, शॉर्ट में हम लोग उसको SOP ही कहेंगे। मतलब अगर हमारे पास कोई मेटल है और इस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E0 M से क्या बन रहा है हमारे पास, Mn प्लस, समझ गए बात को ना। और जो भी इसका वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी प्लस माइनस जो भी वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसके बाद इसको लिख सकता है, अच्छा लगेगा, नोट्स बढ़िया लगेगा, और कोई बात नहीं है। थोड़ा नोट्स भी सजा हुआ लगता है तो पढ़ने में मज़ा आता है बाद में, ठीक है। पता है लोग थ्योरी को इम्पोर्टेंस बहुत कम देते हैं, बट बहुत बड़ा बेवकूफ़ी करते हैं। थ्योरी को इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, नहीं दीजिएगा, न्यूमेरिकल को इम्पोर्टेंस देना है, नो डाउट, एकदम देना है, लेकिन थ्योरी को इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा ना तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन छूट जाएगा। पढ़ना तुमको बहुत है ना, तुम दिमाग में कितना कुछ रखेगा, कुछ कॉपी में भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिमाग वाला बात हो सकता है उतर जाए, कॉपी वाला तो नहीं मिटेगा, बाद में रिवीजन करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। इसीलिए लिखना हर बात को ज़रूरी होता है। हाँ, भले हम नोट्स में हर बात ना लिखवाएं, भले तुम नोट्स में हर चीज़ ना लिखो, बट तुम अपने अनुसार एक नोट्स ज़रूर बनाया करो जो तुमको याद रहे। अपने भाषा में एक नोट्स बनाया करो जो तुमको याद रहे, ठीक है। हाँ, अपने भाषा मतलब भोजपुरी और मैथिली मत लिखने लगना, ठीक है। अपने भाषा कहने का मतलब है ना कि तुम अपने अनुसार एक नोट्स बनाओ, तुम लिख लो कहीं कि हाँ, जहाँ पर STP पर करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। कहीं शॉर्ट में आप अपने अनुसार अगर नहीं लिखवाएं या वैसा कुछ समझाएं तो उसको अपने अनुसार कहीं भी लिख लो, वो की नोट्स तुम्हारा बहुत काम आएगा बाद में, ठीक है। हाँ, चलो, लगता है बाहर का मौसम सुहाना हुआ है। अच्छा, इसीलिए बिजली गई, ओहो, वर्षा आई बिजली गई। वर्षा और बिजली का कहाँ से पटेगा, चलो सोचो का ये सब वर्षा बिजली। नोट्स कैसे याद कर लेते हैं, याद नहीं करते, समझाते जाते हैं, जो समझाते हैं उसको लैंग्वेज बना के लिखाते जाते हैं। अरे एक दिन तुमको भी हो जाएगा, हम भी लंबा समय से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते हो गया, ठीक है। तुम भी लंबा समय तक पढ़ो, एक दिन पढ़ते हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखवा रहे थे, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। If metal undergoes reduction, then it is called reduction. Then it is called स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ, SRP। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, E0 Mn प्लस से Mn बन रहा, प्लस माइनस कुछ भी, x वोल्ट y वोल्ट जो भी। बाहर गरजने का आवाज़ मेरा माइक भी कैच कर रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा फ्लो वो। इसका मतलब बाहर अच्छा बारिश हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है।
मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो सीख गए, अब हम लोग देखो फॉर्मूला सीखेंगे और फॉर्मूला के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने का। अभी हम लोग स्टैंडर्ड सीखेंगे, स्टैंडर्ड मतलब एट एसटीपी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एट एनी कंडीशन सीखेंगे, मतलब अदर देन एसटीपी, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना हो तो क्या करेंगे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगा जिसको नॉर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ नॉर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नॉर्स्ट इक्वेशन आज के क्लास में तो नहीं होगा क्योंकि अभी बेसिक भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा हम लोग का ऐसे जनरल रिलेटेड होगा। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा हमारा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। देखो ये फॉर्मूला होता है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, दोनों को बस जोड़ देना है, सम कर देना है, ठीक है। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट यहां लिख दो ऑक्सीडेशन एनोड और प्लस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, एक ही बात है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब जरा ये सीखो, हम लोग सबसे पहले वही वाला सेल लेते हैं जो सेल हम लोग पढ़े हैं। मतलब सर कौन सा सेल, तो गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में हम लोग जो सेल बनाए थे वो कुछ ऐसा सेल था कि Zn से बन रहा था Zn2+ और Cu2+ से बन रहा था Cu, ठीक है। अब जो इनोट होता है, इनोट Zn से Zn2+, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 0.76 वोल्ट। क्लियर है। और इनोट Cu2+ से Cu जो बनता है उसका वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। बहुत सिंपल है, समझ गए बात को। ये आपको दिया हुआ रहेगा। अब जैसे तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कहाँ से आया, ठीक है, नहीं आ रहा तो आना चाहिए कहाँ से आया। तो अगर आ गया तो हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, ठीक है। हाँ, उसका भी तरीका है। देखो कोई भी ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो नहीं जानना है, जानना हर चीज़ है, ठीक है। जो तुमको नहीं लगेगा वो हम जानबूझ के बताएंगे। देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा हम, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। ये जो SEP लिखे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ध्यान देना ई नोट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे सेल का निकालना होगा तो इस SEP के जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। समझ गए बात को ना। तो चलो इसका ई नोट सेल निकाल लें। तो जब हम इसका ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड कौन है इसमें, जिंक है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। देखो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो क्या हो गया 0.76 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, कॉपर है, और दिया हुआ भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 0.34। समझ गए बात को ना। इसी को जब हम सम करेंगे तो ये 1.1 वोल्ट आएगा। तो 1.1 वोल्ट तो लिखे ही थे ना हम लोग वहाँ पे, तो 1.1 वोल्ट जो आता है, अब इस 1.1 वोल्ट में Zn का कितना पोटेंशियल था और Cu का कितना पोटेंशियल था, तो Zn का पोटेंशियल 0.76 वोल्ट था और Cu का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट।
समझ गए बात को? तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन अभी हम बार बार बोल रहे थे, बार बार नहीं, एक दो बार बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे देखो Zn से Zn2 प्लस, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, दिया हुआ भी ऑक्सीडेशन ही है, यहाँ रिडक्शन हुआ, दिया हुआ भी रिडक्शन ही है। मतलब सर क्या दिया हुआ और जो हो रहा उससे में अलग हो सकता है? बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पर एक बात तुम सीख लो। क्या सीख लो? किसी भी मेटल के लिए अगर सेम मेटल है तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होता है उसके माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। SOP इज इक्वल टू माइनस SRP। मतलब सर, मतलब ये अगर किसी का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है और तुमको रिडक्शन चाहिए तो उसका साइन बदल दो। माइनस का मतलब सिर्फ नहीं कि माइनस, माइनस का मतलब ये कि अगर ये प्लस में है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है और तुमको चाहिए क्या? रिडक्शन। तो तुमको कुछ खास नहीं करना है, उसका साइन बदल देना है, ठीक है। अगर रिडक्शन दिया हुआ है और चाहिए ऑक्सीडेशन तो कुछ नहीं करना है, उसका साइन बदल देना है। मतलब ये ध्यान देना जरा, सपोज कि अगर हमको यहाँ पर ई नॉट Zn से Zn2 प्लस ना दे करके Zn2 प्लस 2 Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट दिया हुआ रहता, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिडक्शन, ठीक है, और हो रहा क्या? ऑक्सीडेशन। फॉर्मूला में भी हमको क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन, और दिया हुआ है रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं? ये माइनस 0.76 दिया हुआ है, हम क्या लेते हैं? प्लस 0.76 लेते हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए ना? मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमको उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो हम उसके साइन को बदल देंगे, ठीक है। अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.34 वोल्ट होगा, समझ गए। अगर सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.8 वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.8 वोल्ट होगा। वेरी सिंपल, समझ गए बात को ना? चलेगा, इतना लिखो फिर क्वेश्चन बनाएंगे। चलो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी देखते हैं, उसके बाद हम लोग और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे। इतना दूर तक सब कुछ क्लियर है ना? तो देखो अब तक जो तुम्हारे माइंड में तुमको रखना है वो क्या क्या रखना है। तो पहला बात तुमको ये रखना है कि ये छोटा सा फॉर्मूला, सही में ये बहुत छोटा है। ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। दूसरा बात ये दिमाग में रखना है, अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और चाहिए रिडक्शन, साइन को बदल देंगे। अगर हमको दिया हुआ है रिडक्शन, चाहिए ऑक्सीडेशन, साइन को बदल देंगे, बस, ठीक है। और यहाँ पर वो बदला हुआ साइन ही यूज करेंगे, ठीक है। हाँ देखो, इसको हम मिटाते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि हमको कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो हमको दिया हुआ है ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट, ई नॉट Ag प्लस 2Ag 0.8 वोल्ट, ई नॉट Cu2 प्लस टू Cu 0.34 वोल्ट, ठीक। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन पहले करना चालू करेंगे, एकदम जीरो से हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बोला जा रहा कि आपके सामने एक रिएक्शन दे दिया गया है, इसको मिटा दे क्या, थोड़ा फ्रेश लगेगा। फॉर्मूला तो लिखा हुआ ही है ना, ये रखते हैं, हो सकता है काम आ जाए। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये बोला जा रहा कि Zn से
Zn2 प्लस बन रहा, ई नॉट का वैल्यू बताओ। देखो ध्यान दो, Zn से Zn2 प्लस बन रहा, तो ई नॉट का वैल्यू बताओ। बहुत बच्चा टाइप क्वेश्चन हो गया सर। Zn से Zn2 प्लस बन रहा, हमको ई नॉट Zn2 प्लस बताना है, और हमको क्या दिया हुआ है, Zn2 प्लस 2 Zn। ठीक है, हाँ अभी IIT में नहीं पूछेगा, ठीक है, मतलब ऐसे ही तुम्हारा बेसिक क्लियर करने के लिए हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसका लेवल है आगे चल के जेई वाला, ठीक है, मेंस एडवांस वाला लेवल है इसमें, उसके लिए बेसिक क्लियर रहना जरूरी है। तो Zn से Zn2 प्लस बन रहा तो -0.76 है, और यहाँ Zn से Zn2 प्लस बन रहा, नहीं उल्टा है, यहाँ Zn2 प्लस से Zn बन रहा तो -0.76 है, और यहाँ क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस बन रहा, तो क्या हो जाएगा बोलो, 0.76। हम चाहें तो प्लस लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, 0.76 वोल्ट चलेगा। दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये बोला जा रहा, तुम्हारे पास Ag प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बन रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास ये देखो, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन का हो रहा। सर दिक्कत क्या है, बैलेंस कर देते हैं ना, कर दिए, और क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ तुमसे पूछा जा रहा कि ई नॉट Ag से Ag प्लस बन रहा, तो कितना होगा वैल्यू। यहाँ Ag प्लस से Ag बन रहा तो 0.8 है, अब यहाँ Ag से Ag प्लस बन रहा, उल्टा हो रहा, तो क्या हो जाएगा, -0.8 वोल्ट, ठीक है। अब किसी के मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा, क्योंकि आना चाहिए, आ भी रहा है, हम देख रहे हैं कि सर यहाँ तो Ag से Ag प्लस पूछ रहे हैं आप, और यहाँ 2Ag प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Ag बन रहा, तो सर ये 0.8 का 0.16 मतलब डबल नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। बैलेंसिंग का स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट का पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। मतलब वो बैलेंसिंग के लिए हम 3 लगा दे, 4 लगा दे, 10 लगा दे, उससे पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। हाँ, तो वो हमारा जितना दिया हुआ है हम उतना ही लेंगे। ये गलती नहीं करेंगे कि सर बैलेंसिंग के कारण हमको यहाँ 3-4 लगाना पड़ गया तो जो दिया हुआ उसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझ गए बात को, ठीक है। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ना फैक्टर्स इफेक्टिंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उन सब फैक्टर्स में ये सब डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिलहाल हम बता दिए, ध्यान रखना। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन तुमसे बोला जा रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमसे बोला जा रहा कि ZnCu का एक सेल बनाओ। क्वेश्चन हम बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, तुम बाद में अपना लिखते रहना अपना हिसाब से। ZnCu का सेल बनाओ, ठीक है, और इस ZnCu के सेल में बताओ कि Zn क्या है और Cu क्या है। मतलब सर, मतलब कैथोड कौन है और एनोड कौन है, बताओ। हाँ, ऐसा कुछ ऑब्लिक थोड़े दिया हुआ है, ऐसे ही बोल रहा। चलो ठीक है, हम साथ में Cu Zn सेल भी लिख देते हैं। अरे सेल रिप्रेजेंटेशन जब होगा ना, तब लेफ्ट साइड राइट साइड करेंगे, ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बोल रहा जिंक और कॉपर मिला के सेल बना रहे हैं, कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, ऐसा पूछ रहा, ठीक है। वो डैश दिया हुआ, वो सेमीकोलन देके सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है। हाँ, अब देखो, दोनों एनोड हो गया, दोनों एनोड मिला के कभी सेल बनेगा ना, दोनों एनोड मिला के सेल बनेगा ना, दोनों कैथोड मिला के सेल बनेगा। अगर 2 रॉड को मिलाया गया तो उसमें से एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। अब सर पहचानेंगे कैसे, सबसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि हम कैसे पहचानेंगे, यही सिखाने के लिए क्वेश्चन हम दिए थे और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पर तुमको जो वैल्यू दिया हुआ है वो देखो जरा कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ओ कलाकार, इधर देखो भाई, बेंच पे बाद में कलाकारी करना। अब यहाँ पर तुम जो वैल्यू दिया हुआ है वो देखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। बताओ ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है सर, रिडक्शन है। ये कौन सा पोटेंशियल है,
सर ये भी रिडक्शन है, और ये कौन सा पोटेंशियल है सर, ये भी रिडक्शन है। एक एडवांटेज है कि तीनों रिडक्शन दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहता तो जो हम बता रहे हैं वो एप्लीकेबल हर जगह होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा, ठीक है। और जिसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा वो एनोड या कैथोड, कैथोड। रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का। तो साथ वाला क्या हो गया, एनोड। समझे बात को, फिर से सुनो, ये पॉइंट तुम लोग बाद में कहीं लिख लेना, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा, जिसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा वो कैथोड। सिंपल सी तो बात है, रिडक्शन कैथोड का ही ना होगा, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइज होने का कैपेसिटी ज़्यादा, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का। समझ गए बात को। तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो हमको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अब हम देख लेंगे, जब पेयर बनाएंगे तो उन पेयर में हम देख लेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो साथ में जो रहेगा वो एनोड होगा, ठीक है। अब बात ऐसा है कि ये वाला सेल तो हम लोग पहले से जानते हैं, शुरुआत इसी से पढ़ना किए, मतलब गैल्वेनिक सेल का शुरुआत ही इसी से किए, Zn-Cu सेल से। तो वैसे भी पता है कि सर Zn यहाँ एनोड होगा और Cu क्या होगा, कैथोड होगा। समझे ना बात को। लेकिन बाय रूल भी तुमको यही क्लियर हो रहा जो हम बोले। अब Zn और Cu में देखो कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा। तो सर Zn का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट एंड Cu का +0.34। तो नो डाउट कि +0.34 इज ज़्यादा। समझ गया ना। तो ये ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन का कैपेसिटी ज़्यादा, तो इसका रिडक्शन का कैपेसिटी ज़्यादा, तो जिसका रिडक्शन का कैपेसिटी ज़्यादा वो क्या हो गया, कैथोड। तो जो साथ में है वो क्या हो गया, एनोड। सिंपल, समझ गए। चलो एक पेयर और बनाते हैं, जरा बताओ अब उसमें तुम लोग तुरंत से एकदम। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। हम AgCu सेल बनाना चाहते हैं और हम इसमें तुमसे जानना चाहते हैं कि Ag क्या होगा, Cu क्या होगा, कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, बताओ। Ag कैथोड और Cu एनोड। चलो जरा दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल पर नजर डालते हैं। तो नजर डाले तो पता चला, देख लेते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग दोनों बात बोल दिया। एक नजर डालते हैं, पता चला कि सर Ag का रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 वोल्ट था और Cu का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 था। अब 0.8 और 0.3 में ज़्यादा कौन, 0.8 ज़्यादा। सिंपल सी बात। अरे 34 गिन रहा का, नहीं ना 0.3 है भाई, तो 0.8 वोल्ट ज़्यादा। समझ गए। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड। तो इसमें कैथोड कौन हो गया, Ag हो गया कैथोड और Cu हो गया एनोड। क्या बताया था, यही बताया था, उल्टा नहीं ना बताया था। अच्छा गलत बताया था, ठीक है। नहीं नहीं, पहले सही बताया था ना, बाद में पलट दिया। चलो कोई बात नहीं। अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ और बनता है, वो भी बना लें। चलो बताओ जरा। अब एक Zn-Ag सेल हम बनाए हैं। अब इसमें हम जानना चाहते हैं कि Zn क्या है और Ag क्या है। चलो बोलो। Zn क्या हो गया, एनोड हो गया, और Ag क्या हो गया, कैथोड हो गया। क्योंकि सर इसका पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो Zn हो गया एनोड और Ag हो गया कैथोड। समझे। तो ये सब छोटा छोटा बेसिक अच्छे से क्लियर हो रहा ना। चलो क्वेश्चन के संग्रह को आगे बढ़ाते हैं। अब बोला जा रहा कि ये जो तीनों सेल बना ना, इन तीनों सेल का इनोट निकालो, ठीक है, सेल पोटेंशियल निकालो। तो भाई ध्यान दो, अब हम यहां लिखते फॉर्मूला, और फॉर्मूला है सर इनोट सेल इज इक्वल टू इनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इनोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। फॉर्मूला छूट गया क्या ना, दिख रहा। समझ गया ना बात को। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए हमको, तो Zn एनोड है। देखो यहाँ पर ध्यान दो इधर एकदम अच्छे से।
हमको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और दिया हुआ क्या है रिडक्शन, तो हम क्या करेंगे साइन बदलेंगे, तो कितना लेंगे 0.76 प्लस यहाँ से प्लस ले लिए, और कैथोड का रिडक्शन चाहिए। कैथोड क्या है हमारे पास कॉपर, और कॉपर का दिया हुआ भी क्या है रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो 0.34 मतलब ये आ गया 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये जानते थे हम लोग। अब आते हैं AgCu वाले में। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला सेम लगेगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन ऑफ कैथोड। एनोड कौन है कॉपर, है ना, देखो कॉपर एनोड है, हमको उसका ऑक्सीडेशन चाहिए लेकिन दिया हुआ क्या है और रिडक्शन, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे -0.34 प्लस Ag का हमको क्या चाहिए, क्या Ag कैथोड है, रिडक्शन चाहिए, कहाँ है Ag, दिया हुआ भी रिडक्शन ही है, तो 0.8 मतलब ये आ गया 0.8 में से 0.46 ही आएगा ना, हाँ ठीक, तो 0.46 चलेगा। अब ZnAg सेल का इनोड का वैल्यू चाहिए तुमको, फिर से वही फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, एनोड कौन है जिंक, जिंक का एनोड ऑक्सीडेशन चाहिए और दिया हुआ क्या है रिडक्शन, साइन बदल देंगे, तो 0.76 प्लस Ag का हमको रिडक्शन चाहिए क्योंकि कैथोड है, कैथोड का रिडक्शन चाहिए, हो रहा भी रिडक्शन ही है, तो 0.8 1.56 वोल्ट। समझ गए? तो ये छोटा छोटा पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो कहने को छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है, अगर दिमाग से उतरा, एक बार कैथोड एनोड में गड़बड़ाया पूरा आंसर बदल जाएगा। समझा बात को ना, एक बार साइन कन्वेंशन बदला आंसर का सब बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाबू आज का जो क्लास है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहा है। जो बच्चे एब्सेंट किए हैं वो ऑनलाइन देख ही रहे होंगे, ये बात हमको शुरू में बोल देना चाहिए था कि जो एब्सेंट किया है ऑफलाइन क्लास वो ऑनलाइन जरूर देख लेगा। ठीक है, और जो ऑनलाइन ही कर रहा है उसको तो पक्का मज़ा आया होगा पढ़ के। ठीक है, समझ गए ना, तो चलो लिखो, इसको नोट करो। कुछ इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये दे देगा, ठीक है, और तीनों का सेल का पेयर बना देगा और बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पोटेंशियल, तो फिर तुमको वही काम करना पड़ेगा जो अभी हम लोग किए हैं। समझ गए ना, कैलकुलेट करके पता लगाना होगा किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है। ठीक है, तो हमको लगता है कि रिकॉर्डिंग तो ऑफ ही करना चाहिए क्योंकि अब आज का क्लास तो हम लोग इतना ही रख पाएंगे क्या। चलो ठीक है।